हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में राजा और 5 जूतियाँ। राजा और 5 जूतियाँ। कथा उमा शर्मा, मुखपृष्ठ कामियो राजी, चित्रांकन तक्षशिला, संपादक ओम प्रकाश गोयल, प्रकाशक गोयल पॉकेट बुक्स। उन दिनों चंदनगढ़ राज्य में राजा वृषभान का शासन था। राजा वृषभान और उनकी अति सुंदर पत्नी मृगलोचनी पूरे राज्य में बहुत ही लोकप्रिय थे। वृषभान का एक सेवक था मंगल। वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर का स्वामी था। उसका एक ही काम था, राजा का पलंग बिछाना। एक रोज़ पलंग बिछा देने के पश्चात, ये कैसा कोमल व सुखद मखमली गद्दा है, महाराज के आने से पूर्व एक बार मैं यहाँ लेट कर देखूँ। ऐसा सोचकर मंगल ने कमरे में अंधेरा कर दिया और राजा के पलंग पर लेट गया। वाह, कैसा सुखद व आनंददायक बिछौना है। इस बिस्तर पर तो सपने भी बड़े मज़ेदार आते होंगे। मगर कुछ ही देर में मंगल को मीठी नींद ने आ घेरा। वह आने वाली मुसीबत से बेखबर सो गया। तभी रानी मृगलोचनी ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है शायद, इसलिए पहले ही सो गए हैं। मुझे भी प्रकाश करके महाराज की निंद्रा में व्यवधान डालना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर मृगलोचनी मंगल को अंधेरे में वृषभान समझकर उसकी बगल में लेटकर सो गई। कुछ देर बाद जब राजा वृषभान कमरे में आया तो रानी मृगलोचनी को किसी अजनबी के साथ सोते देखकर ठगा सा रह गया। अरे, ये तो मंगल है। तो ये उल्टा इसके बलिष्ठ शरीर पर मोहित थी। ओह, मगर मेरे ही पलंग पर ऐसा दुस्साहस। महाराज ने आओ देखा न ताओ। क्रोध में भरकर उन्होंने खूबसूरत मृगलोचनी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बेवफा गद्दार औरत, तेरी यही सजा है, ले भुगत। खच्च की भयानक आवाज़ सुनकर मंगल की आंखें खुली। पहले तो वो कुछ समझ न पाया, मगर जब उसकी दृष्टि रक्त रंजित तलवार हाथ में थामे वृषभान पर पड़ी और पलंग पर रानी मृगलोचनी का सिर कटा देखा तो वह भय से काँप उठा। हे भगवान, अनर्थ हो गया। महाराज ने रानी जी का सिर काट डाला। मैं ही इसका कारण हूँ। वह महाराज वृषभान के सम्मुख गिड़गिड़ाने लगा। महाराज क्षमा करें, रानी जी को तो आपने निरपराधी मार दिया। इनकी कोई गलती नहीं थी। सारा अपराध तो मेरा ही था प्रभु। नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है मंगल। तुम निर्भय रहो। दोष तो इस जहरीली नागिन का ही है। यह खूबसूरत भी तो इतनी थी कि अच्छे भले आदमी का भी ईमान खराब कर देती। नहीं महाराज, आप बड़ी ज़बरदस्त गलतफहमी के शिकार हो गए और इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे कारण लोकप्रिय रानी की हत्या हो गई। देखो, मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस नीच की वकालत करो। अब अगर एक भी शब्द तुमने इस विषय में कहा तो तुम्हारा भी सिर काट काट दूंगा, समझे? लोकप्रिय रानी, ऐसा करो, इसके सिर को कहीं जंगल में फेंकाओ और इसका धड़ लेकर शहर के चौराहे पर बैठ जाओ, सुना? जी जी महाराज। और इस धड़ को देखकर जो भी आदमी कुछ कहे उसे एक कागज़ पर लिख लाओ। हम भी देखेंगे ये कितनी लोकप्रिय थी, उल्टा नीच। वृषभान को क्रोध और घृणा की आग में इस कदर जलता देखकर मंगल ने खामोशी रहना उचित समझा। इस वक्त महाराज क्रोध में है। अगर मैंने असली बात बता दी तो महाराज मुझे ज़रूर मार डालेंगे। मंगल रानी मृगलोचनी के निर्जीव धड़ को लेकर कागज़ कलम के साथ चौराहे पर जा बैठा, मगर राजा के भय के कारण कोई कुछ नहीं बोला। संयोग से उस रोज़ पड़ोसी राज्य विक्रमपुरी के राजा विक्रम सिंह की तीनों लड़कियां सोमवती, पुष्पवती और रूपवती मर्दानी भेष में चंदनगढ़ में घूम रही थीं। चंदनगढ़ को हमने प्रशंसा के अनुरूप ही पाया पुष्पवती। हाँ बहन सोमवती, चंदनगढ़ का ऐश्वर्य देखने के लिए तो हम सब गुप्त रूप से पुरुष वेश में यहाँ आई हैं। मैं तो यहाँ के राजा वृषभान को देखने आई हूँ। मैंने उनके रूप व वीरता की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं। तभी उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो एक स्त्री का धड़ लिए नगर के चौराहे पर बैठा था। वे तीनों अपने घोड़ों से उतर कर उस तरफ बढ़ गई। अरे, यह बलिष्ठ व्यक्ति कौन है जो एक औरत का धड़ लिए हुए यहाँ बैठा हुआ है? तुम कौन हो युवक, और यह धड़ किसका है? मंगल ने बताया। मैं राजा वृषभान का सेवक मंगल हूँ। कल रात किसी अपराध पर कुपित होकर महाराज ने अपनी रानी को प्राण दंड दे दिया था। उन्हीं के आदेश पर मैं रानी जी का धड़ लेकर यहाँ पर बैठा हुआ। मगर आप लोग कौन हैं? इस नगर के तो नहीं मालूम पड़ते। ओह, मंगल से पूरी बात सुनकर तीनों लड़कियां स्तब्ध रह गईं। तुम्हारा सोचना ठीक है मंगल, हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हम लोग विक्रमपुरी से आए हैं। मगर तुम्हारा राजा बड़ा जल्लाद है, जिसने स्वयं ही अपनी सुंदर रानी को बिना अपराध बताए मार डाला और अब उसके मुर्दे की भी मिट्टी खराब करवा रहा है। बड़े दुख की बात है। तब बड़ी लड़की सोमवती ने कहा, जो भी हो, तुम्हारी रानी के बाल बड़े लंबे और घने थे। वह बड़ी शानदार भी थी, सुंदर थी। मंझली लड़की पुष्पवती ने कहा, तुम्हारी रानी की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसे काजल लगाने का भी शौक था। यह सुनकर मंगल हैरान खड़ा रह गया। आप लोग ज्योतिषी हैं क्या? आपने ऐसी बातें सिर्फ धड़ देख कर बता दी, जिन्हें चेहरा देखे बिना जाना नहीं जा सकता। यह सुनकर तीनों लड़कियां हंस पड़ीं। नहीं, हम लोग ज्योतिष नहीं हैं, पर हम अपनी आंखें खुली रखते हैं युवक।
इस पर मंगल मुस्कुरा दिया। ज्योतिषी तो मैं भी नहीं हूँ, मगर आंखें तो मैं भी खुली रखता हूँ। देवियों, आप पुरुष नहीं हो। तब छोटी लड़की रूपवती ने अपनी मूछें उतार कर कहा, वास्तव में तुम बहुत चतुर हो युवक। अब जब तुम्हें इसलिए पता लगी गई है तो सुनो। अगर तुम्हारी रानी की जगह मैं होती तो तुम्हारे राजा को खूब धोखा देती, खूब परेशान करती और उसके खूब पैसे खर्च करवाती। आखिर में सबके सामने भरी सभा में उसे 5 जूतियाँ भी मारती और वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इतना कहकर रूपवती अपनी बहनों के साथ चलती। पीछे मंगल उसकी बात सुनकर संद सा खड़ा रह गया। फिर वह शीघ्र ही राजा वृषभान के पास पहुंचा, उन्हें सारी कथा कह डाली। प्रभु, मैंने उनके घोड़े से उतरने के अंदाज से जान लिया था वही लड़कियां हैं, परंतु उनमें से सबसे छोटी जो बड़ी दुसाहसी थी, उसकी सुंदरता का तो जवाब ही नहीं है। मंगल, विक्रमपुरी से आई मर्दाने वेश में घूमने वाली वह तीनों लड़कियां जरूर राजा विक्रम सेन की पुत्रियां थीं। सामान्य नागरिक में इतनी हिम्मत नहीं होती कि राजा को अपशब्द कह सके। और छोटी लड़की ज़रूर रूपवती होगी। उसकी सुंदरता व दुसाहस के हमने बहुत किस्से सुने हैं। अब तुम सैनिक लेकर जाओ और उन्हें नगर सीमा पार करने से पहले पकड़ लाओ। कुछ ही समय बाद सैनिक उन तीनों राजकुमारियों को पकड़ कर ले आए। अब तुम सब जाओ, इन राजकुमारियों से हमें कुछ बात करनी है। सैनिकों के जाने के बाद राजा वृषभान ने सोमवती से प्रश्न किया, तुमने कहा था कि हमारी रानी मृगलोचनी के बाल बहुत लंबे व घने थे और वह बहुत सुंदर थी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इसे सिद्ध करो। महाराज, लंबे बालों वाली औरतों के बाल प्रायः झड़ते व टूटते रहते हैं। रानी जी की साड़ी पर ऐसे ही 2-3 बाल चिपके हुए थे और नितंबों पर तेल का दाग था। इसी से मैंने जाना कि रानी जी लंबे बालों की सामनी थी। रही बात सुंदरता की, तो शरीर का रंग व बनावट देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि चेहरा कैसा होगा। ठीक कहा तुमने सोमवती। राजा ने पुष्पवती से पूछा, और तुमने कैसे जाना कि रानी की आंखें बड़ी थी और उसे काजल लगाने का शौक़ था? महाराज, आपकी रानी का नाम मृगलोचनी था, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि उनकी आंखें बड़ी होंगी और काजल के शौक़ का पता रानी जी की साड़ी पर काजल के दाग देखकर लगा। कुछ औरतें आंखों में काजल लगाकर उंगली अपने कपड़े में पहुंच देती हैं। रानी जी को भी यही आदत थी। तुम्हारा कहना ठीक है पुष्पवती। अब महाराज वृषभान ने रूपवती से पूछा, और तुम रूपवती, तुमने जो कुछ कहा उसे सिद्ध कर सकती हो या नहीं? महाराज, पहले मैंने क्रोधवश ऐसा कह दिया था, परंतु अभी आपको देखते ही मेरा सारा क्रोध शांत हो गया और मैं अपनी कही हुई बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मगर आप चुनौती देते हैं तो मैं अपनी कही हुई बात को अवश्य सिद्ध करके दिखा सकती हूँ। यह सुनकर रूपवती की दोनों बहनें घबरा गईं और स्वयं महाराज भी सक पका गए। उनका ख्याल था कि रूपवती उनके सामने आती गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगेगी, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। देखो रूपवती, हमारा क्रोध भी अभी तुम्हारा यौवन देखकर शांत हो गया था और हम तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुमसे विवाह करने के लिए सोच रहे थे, मगर अब अगर तुम अपनी कही बात पूरी करके दिखाओगी तभी हम तुमसे विवाह करेंगे। यदि आपसे विवाह के लिए यही शर्त है तो मैं अवश्य इस शर्त को पूरा कर दूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम ही कहो तुम्हें क्या सज़ा दी जाए। महाराज, अगर मैं सफल ना हो सकी तो मुझे वही सज़ा मिले जो आपकी रानी मृगलोचनी को मिली थी। यह सुनकर सभी को सांप सूंघ गया। फिर राजा वृषभान बड़े अन्य मनस्क से स्वर में बोले, यदि कोई और ऐसा दुस्साहस करता तो हम अभी उसका सिर काट डालते, मगर तुम्हारे दुस्साहस पर भी हमें प्रसन्नता हो रही है। खैर बताओ, तुम किस दिन अपनी शर्त पूरी करके दिखलाओगी? महाराज, मुझे अपनी शर्त पूरी करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए और आपका थोड़ा सा सहयोग। यह जिद छोड़ो रूपवती। यही क्या कम है कि महाराज ने अभी तक तुम्हें जान से नहीं मारा? यह मेरा सौभाग्य कि महाराज ने मेरा अपराध क्षमा करके मुझसे विवाह करना चाहा। खैर, तुम हमसे क्या सहयोग चाहती हो रूपवती? महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे रहने के लिए आप शीघ्र ही नदी के किनारे एक छोटा सा सुंदर महल बनवा दें। जब तक शर्त पूरी ना हो मैं वहीं रहूँगी। और और मुझे अपनी शर्त पूरी करने के लिए आप 18 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दें, ताकि आवश्यक खर्चों में मुझे परेशानी ना हो। महाराज मुस्कुराए। अगर मैं यह सहयोग दूंगा तो तुम्हारी शर्त का एक हिस्सा तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। आप भूलते हैं महाराज, मैं राजकुमारी हूँ। अपने खर्चे के लिए 15-20 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा मैं अपने पिता से भी ला सकती हूँ, पर उसमें ज़रा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा। तुम्हारी बात ठीक है, और फिर मेरा खर्चा करवाने वाली बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये मेरे सहयोग से पूरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। असल बात तो भरी सभा में मुझे 5 जूतियाँ मारने की है, इसलिए हम खर्चा देने को तैयार हैं। धन्यवाद महाराज, आपका सहयोग है तो मुझे शर्त पूरी करने में अधिक समय नहीं लगेगा। महाराज वृषभान ने पुष्पवती और सोमवती को वापस उनके राज्य में भिजवा दिया और कहलवा दिया, आपकी पुत्री रूपवती महाराज वृषभान की मेहमान है। या तो वे ज़िंदगी भर वापस नहीं आ पाएंगी या 3 महीने बाद राजा वृषभान आपसे रूपवती का हाथ मांगेंगे। सारी बात सुनकर राजा विक्रमसेन पस्त हो गया। वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बड़ा ही पछताया, मगर क्या किया जा सकता था। विक्रम एक छोटा राजा था, वृषभान के खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी।
आखिर उसे सब्र कर लेना पड़ा। इधर वृषभान ने 3 ही दिनों में 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके रूपवती के मन माफिक एक सुंदर महल बनवा दिया। रूपवती, तुम्हारी इच्छा के अनुसार महल तैयार है, अब तुम शीघ्र ही अपनी शर्त पर पूरा उतर कर दिखाओ। महाराज, मैं शीघ्र ही सफल होंगी। हालांकि आपको पति के रूप में स्वीकार करने के बाद अब ऐसा करना मुझे बड़ा ही भारी गुजरेगा, पर आपसे मिलने के लिए मुझे ऐसा ही करना भी होगा। मेरा पौरुष भी जब एक स्त्री से जूते खाने की बात सुनता है तो तिलमिला उठता है, पर तुम्हें दूर देखकर मन होता है तुम जल्दी ही सफल हो जाओ तो अच्छा है। महाराज, यही मेरी विजय है। अब मैं 3 महीनों के लिए आपसे अलग रहूंगी। मुझे तिल लगाए रखने के लिए निशानी के तौर पर आप अपनी अंगूठी दे दें। राजा वृषभान से अंगूठी लेकर और खर्चे के लिए 8 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर रूपवती अपने लिए बनाए गए नदी किनारे वाले महल में चली गई और वहाँ रहने लगी। उसने कुछ पुस्तकें व नक्शे मंगवाए और चंदनगढ़ के आसपास की भौगोलिक स्थिति व राजाओं के इतिहास का अध्ययन किया और फिर कागज़ों पर एक संदेश लिख कर उनकी बत्तियां बनाकर बोतलों में बंद करके नदी में बहाने लगी। संदेश था, जो कोई भी मुझसे विवाह करना चाहे नदी किनारे वाले महल में आकर मुझसे मिले। अब मेरी योजना अनुसार काम हो जाए तो बात बने। और बात बनी। माधा नाव के बंजारा जो उस नदी में नहा रहा था, उसने पानी में बहती जा रही एक बोतल देखकर उत्सुकतावश उसे पकड़कर खोल लिया और उस बोतल में बंद कागज़ की बत्ती को खोल कर पड़ा। जिसे भी मुझसे शादी करनी और नदी के किनारे वाले महल में आकर मुझसे मिले। कमाल है, यह संदेश कौन भेज रही है? और पता नहीं उस लड़की पर क्या मुसीबत आ पड़ी है जो ऐसे विचित्र तरीके से शादी का पैगाम भेज रही है। जो भी हो, मैं एक बार उससे मिलकर तो आऊँ। और वह बंजारा माधव नदी के बहाव की उल्टी दिशा में रूपवती को ढूंढता हुआ चलने लगा। पानी के बहाव के साथ साथ ये बोतल यहाँ आई थी, यानी वह लड़की कहीं पीछे रहती हुई। चलकर देखता हूँ। और मैं आखिर माधव रूपवती के महल में जा पहुँचा। रूपवती का सौंदर्य देखकर उसके मुख से बोल न फूटे। आप, अगर तुम मेरा संदेश पढ़कर यहाँ आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, और अगर वैसे ही संयोग से यहाँ आ गए तो यहाँ से वापस चले जाओ। देवी, अगर पानी में बोतलें बहाकर शादी का संदेश देने वाली आप ही हैं तो मैं आपका ही संदेश पढ़कर आया हूँ। हाँ, वह संदेश भेजने वाली मैं ही हूँ। आओ, तुम्हारा स्वागत है। क्या मैं जान सकता हूँ सुंदरी, तुमने ऐसे विचित्र तरीके से शादी का संदेश क्यों भेजा? हाँ, सुनो, मेरे साथ शादी करने वाले को मेरी 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। उन शर्तों को पूरा करना किसी चतुर और दुसाहसी व्यक्ति के ही बस का है, और मुझ तक कोई चतुर व दुसाहसी व्यक्ति ही पहुँचे, इसीलिए मैंने विवाह का संदेश प्रसारित करने का ये विचित्र तरीका अपनाया। दूसरे, ये संदेश मैं गुप्त रखना चाहती थी। गुप्त? वह क्यों? इस सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझसे संबंधित कोई प्रश्न तुम नहीं करोगे, अन्यथा मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। देवी, तुम्हारी हर बात रहस्यपूर्ण है, तो अभी मैं तुमसे हर कीमत पर विवाह करना चाहता हूँ। तुम अपनी 4 शर्तें मुझे बता दो। सुनो, पहले मेरी 2 शर्तें सुनो। पहली, तुम्हें किसी तरह यहाँ के राजा वृषभान से दोस्ती करनी होगी। दोस्ती भी ऐसी कि वे तुम्हारे बिना रह ना पाए। ये तुम क्या कह रही हो देवी? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? भला राजा और गरीब बंजारे की मित्रता कैसे संभव है? तुम्हारी ये अकेली ही शर्त 100 के बराबर है। भला महाराज मुझसे क्यों दोस्ती करेंगे, वह भी ऐसी घनिष्ठ कि मेरे बिना रह ना पाएँ? काम कैसे होगा ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो भी अगर तुम समझ सको तो सुनो। असाधारण कार्य करने के लिए असाधारण बनना पड़ता है। अगर तुमने यह मूल मंत्र समझ लिया तो यह काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। देवी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूपवती मुस्कुरा दी। और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें अपने घर से मेरे घर तक एक गुप्त सुरंग बनवानी होगी। देवी, तुम कैसी कैसी शर्तें बता रही हो? मैं तो बन जा रहा हूँ, मेरे घर बार का तो ठिकाना ही नहीं, और सुरंग? तुम घबराओ नहीं, इन कार्यों में खर्च होने वाली धनराशि तुम्हें मैं दूंगी, तब तो मैं कुछ कर सकता हूँ। अब तुम बाकी की 2 शर्तें भी बतला दो। बाकी की 2 शर्तें मैं तुम्हें इन 2 शर्तों के पूरा होने के बाद बताऊंगी। मगर यकीन रखो, अगर ये शर्तें तुमने पूरी कर दी तो बाकी की 2 पूरी करनी तुम्हें आसानी होगी। देवी, तुम तो रहस्य पर रहस्य पैदा कर रही हो। ये क्या गोरख धंधा है? सुरंग, राजा से दोस्ती, तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम मेरे विषय में कोई प्रश्न नहीं करोगे। ओह सुंदरी, तुम्हारी माया तुम ही जानो। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें गड़बड़ और रहस्यपूर्ण मालूम पड़ती हैं, पर तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, याद रखना, इन 2 शर्तों के पूरा होते ही रूपवती आदि तुम्हारी हो जाएगी। इसी उम्मीद पर तो मैं इस असंभव काम को भी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। रूपवती ने आवश्यक खर्च माधव को दे दिया और कहा, इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें 1 माह का समय दे सकती हूँ। देवी, यद्यपि इन कठिन शर्तों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय काफ़ी नहीं है, तो भी मुझे मंजूर है। तो फिर जाओ, अब शर्तें पूरी हो जाने के बाद ही यहाँ आना, और याद रखो कि असाधारण काम करने के लिए असाधारण बनना भी पड़ता है। मैं तुम्हारी बात का मर्म समझने की कोशिश करूँगा देवी। रूपवती की दी हुई धनराशि से माधव ने अपने घर को महल बना दिया। अच्छे वस्त्र, आभूषण और कुछ दास दासियाँ खरीदे और गुप्त रूप से अपने महल से रूपवती के महल तक सुरंग बनवानी शुरू कर दी। रूपवती के कहने के अनुसार मुझे असाधारण बनना ही होगा। मैं नगर से अपने असाधारण होने का प्रचार करवाता हूँ। जल्दी सारे नगर में खबर फैल गई।
अरब से कोई बड़ा ही धनी सौदागर आया हुआ है। हाँ, सुनते हैं उसने यहाँ रहने के लिए बड़ा ही शानदार महल बनवाया। महल तो महल, दसियों खूबसूरत गुलाम तो सदा उसके साथ रहते हैं। वह हीरो का सौदागर है। और ख्वाजा अल फुरकान उसका नाम है। यह खबर उड़ते उड़ते राजा विश्वान तक भी पहुंची। मंत्री जी, सुनते हैं हमारे नगर में अरब देश से कोई बहुत ही चर्चित सौदागर आया हुआ है। जी हाँ महाराज, उसका नाम अल फुरकान है। वह हीरो का सौदागर है। सुना उसके पास बड़े ही दुर्लभ और कीमती हीरे हैं। माधव के जासूसों ने यह खबर माधव तक पहुंचाई। सरकार, आज आपका चर्चा महल में राजा साहब ने किया। सब आपको लेकर जिज्ञासा महसूस करते हैं। यही तो मैं चाहता था। तुम कल दरबार में दूत भेजो और कहो कि हम राजा विश्वान के दर्शन करना चाहते हैं। राजा विश्वान ने जब दूत की बात सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुए। वे स्वयं एक बार उस सौदागर को देखने के उत्सुक हो गए थे। उन्होंने तुरंत कहा, हम तो स्वयं तुम्हारे स्वामी से भेंट करना चाहते हैं। यदि वह भी ऐसी इच्छा रखते हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। मंत्री जी, आप स्वयं जाएं और ख्वाजा जी को लेकर आएँ। जैसी महाराज की आज्ञा। मैं ख्वाजा जी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। नियत समय पर बड़े रौब दाव से ख्वाजा अल फुरकान उर्फ माधव ने अपने कुछ सुंदर, स्वस्थ और उत्तम वस्त्र पहने हुए दास दासियों के साथ महल में प्रवेश किया। मंत्री जी उन्हें शाही सम्मान के साथ लाए और स्वयं राजा विश्वान ने खड़े होकर माधव का स्वागत किया। आइए आइए ख्वाजा साहब, राजा विश्वान आपका स्वागत करता है। महाराज, आप मुझे अतिरिक्त सम्मान दे रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं तो स्वयं आपके दर्शन का इच्छुक था। आपकी तारीफ कई मुल्कों में सुनी थी। आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आप तो इतनी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं महाराज, ये तो आपकी महानता है, आपकी सेवा। मैं पहली मुलाकात का एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहता हूँ। आपकी शान के लिए तो ये नजराना कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी। माधव ने इतना कहकर ताली बजाई। उसकी एक बड़ी सुंदर दासी हाथ में कीमती थाल लिए आगे आई। थाल पर लाल मखमल का कपड़ा ढका हुआ था। माधव ने थाल पर से मखमल का कपड़ा हटाया तो उसके नीचे थाली में जगमग करते एक बड़े से खूबसूरत हीरे को देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। महाराज, यह हीरा पहले सिकंदर की महबूबा के ताज में लगा था, फिर मिस्र और कुस्तन दुनिया होते हुए लेबनान पहुंचा, और फिर जूलियस सीजर की तलवार की मूठ में लगा दिया गया। बाद में कई लूटपाटों के बाद यह चंगेज़ खान के पास चला गया था। ओह, चंगेज़ खान से हमारे अरब देश के सुल्तान खलीफा हारून उल रशीद के पास पहुंचा और उन्होंने खुश होकर मुझे इनाम में दे दिया। इसकी कीमत 11 करोड़ दीनार है। इतने कीमती हीरे की बात सुनकर पूरे सभा के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। यह तो तुम्हारी महानता है मित्र, जो इतना कीमती तोहफा भी छोटा सा कहकर दे रहे हो। सिर्फ माधव जानता था कि उसने 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के बदले में नकली हीरा तैयार करवाया था। मौका देखकर वह कहने लगा, महाराज, जब आपने मुझे मित्र कहा है तो तोहफे की कीमत से क्या लेना। मित्र के लिए सब हाजिर है। महाराज विश्वान खुशी से फूले न समाए। वे तुरंत उठकर माधव से गले मिले। तुम सा मित्र पाकर हम धन्य हो गए ख्वाजा। धन्य तो मैं हुआ महाराज, आपसे मित्रता करके। सारी सभा भाव विहल हो जय जयकार कर उठी। राजा विश्वान ने माधव को उस दिन खाना खाए बिना न जाने दिया। मित्र, आज रात्रि का भोजन किए बिना जाओगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। उस दिन के बाद तो महाराज विश्वान की मुलाकातें अक्सर माधव से होने लगी। वे अपना खाली वक्त बातें करने व मनोरंजन में गुजारने लगे। माधव अपनी सौदागरी के झूठे किस्से गढ़ कर सुनाता रहा। महाराज धीरे धीरे उससे प्रभावित होते गए। और महाराज, इस तरह मैंने फिलीपींस के बादशाह की रतन जड़ित तलवार केवल 3 करोड़ अशरफियों में खरीद ली, जिसे बाद में मैंने 7.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा। वाह मित्र, तुम अपने व्यापार में बहुत चतुर हो। अद्भुत। धीरे धीरे महाराज विश्वान की यह हालत हो गई कि जिस रोज़ माधव और ख्वाजा अल फुरकान ना आता, महाराज अपना दूत उसके महल पर भेज देते। ख्वाजा साहब, महाराज ने आपको याद किया है। आप ज़रूरी कामों से निपटने के बाद साथ चलें। मैं रट लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओह, ज़रूरी कामों में उलझ जाने के कारण मुझे देर हो गई, पर मित्र के लिए काम की क्या, हम अभी साथ चलते हैं। महीने भर में महाराज विश्वान से माधव की दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि उन्हें दिन में 2-3 बार माधव से मिले बिना चैन नहीं आता था। उधर माधव के घर से रूपवती के महल तक सुरंग भी बनकर तैयार हो गई थी। माधव ने रूपवती से जाकर मुलाकात की। देवी, तुम्हारी 2 शर्तें पूरी हुई। सारी बात सुनकर रूपवती बड़ी प्रसन्न हुई। शाबाश माधव, मगर अब तुम जब भी मुझसे मिलो सुरंग के रास्ते से आया करो। रूपवती ने माधव के कंधे पर हाथ रखकर अपने हाथों से उसे शरबत पिलाया। आज रूपवती आदि तुम्हारी हो गई माधव। माधव की बुद्धि जड़ हो गई। उसने उत्साह में आकर कहा, रूपवती, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम जल्दी से अपनी 2 शर्तें कहो, मैं उन्हें पूरी करूँगा। रूपवती माधव को अधीर होते देख हंसी। बताती हूँ माधव, बाकी की 2 शर्तें पूरी करना तो अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। रूपवती ने बृजबान से निशानी के तौर पर ली हुई अंगूठी माधव को दे दी। तुम्हें ये अंगूठी पहनकर राजा से चौपड़ खेलनी होगी। इस तरह की राजा की नज़र इस अंगूठी पर ज़रूर पड़ जाए। ये भला क्या शर्त हुई देवी? प्रश्न मत करो। राजा की नज़र अंगूठी पर पड़ जाएगी तो वह किसी बहाने से खेल बंद करेगा,
तब तुम्हें फ़ौरन सुरंग के रास्ते यहाँ आकर मुझे अंगूठी देनी होगी। पता नहीं क्या गोरख धंधा तुम रच रही हो। खैर, मैं कल राजा को अपने महल में बुलाकर चौपड़ खेल लूँगा। और दूसरी शर्त तो और भी आसान है। तुम्हें अपने महल में एक दावत का प्रबंध करना होगा जिसमें राजा और सभी बड़े नागरिक निमंत्रित होंगे। बाकी बातें मैं तुम्हें दावत के वक्त समझा दूंगी। वह तो ठीक है रूपवती, पर तुम्हारी दी हुई धनराशि सब समाप्त होने जा रही है। इतनी भारी दावत का मैं भला कैसे आयोजन कर पाऊंगा सुंदरी? क्यों, सारे नगर में तुम एक हीरा के व्यापारी रूप में प्रसिद्ध हो चुके हो। राजा तुम्हारा मित्र है। अगर तुम उधार भी लोगे तो लोग अपना बहुत सौभाग्य मानेंगे। वे तो बिना दाम लिए भी तुम्हारा काम करके तुम्हें व राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। रूपवती, तुम न जाने क्या मायाजाल फैला रही हो। कहीं मुझ गरीब आदमी को फंसवा मत देना। रूपवती फिर मुस्कुराई। तुम पुरुष होकर भी घबरा रहे हो, फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। देवी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कोई षड्यंत्र तुम्हारी इन रहस्यपूर्ण बातों के पीछे ज़रूर छुपा है। फिर भी मैं तुम्हारा काम मानने को विवश हूँ देवी। तुम अकारण ही परेशान हो रहे हो। भूल गए क्या, इन दोनों शर्तों के पूरा होते ही मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बेचारा माधव रूपवती के सौंदर्य जाल उसकी मीठी बातों के फंदे में फिर से कसा गया। आगे आने वाली मुसीबत से बेखबर राजा को अपने महल में चौपड़ खेलने ले आया। मित्र, आज मेरे गरीब खाने में भी चलकर उसका सौभाग्य चमकाओ। मैं तो रोज़ ही तुम्हारे यहाँ आता हूँ, तुम कभी मेरे यहाँ नहीं गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आज तुम्हारे यहाँ ही चलते हैं ख्वाजा। चौपड़ खेलते खेलते जब राजा विश्वभान की नज़र माधव की उंगली में पड़ी अपनी अंगूठी पर गई तो वो चौंक पड़ा। ये अंगूठी तो मैंने रूपवती को निशानी के तौर पर दी थी, ये ख्वाजा की उंगली में कैसे आ गई? राजा की नज़र इस अंगूठी पर पड़ गई। आखिर मेरा काम खत्म हुआ, अब देखूं ये क्या कहता है। राजा का मन फिर खेल में न लगा। ये अंगूठी ख्वाजा अल फुरकान के पास कैसे पहुंच गई? कहीं रूपवती अल फुरकान के साथ? नहीं, मगर फिर अंगूठी? मुझे रूपवती से जाकर मिलना होगा। क्या बात है मित्र, तुम कुछ परेशान से हो? तुम्हारा मन खेल में नहीं लग रहा? हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है दोस्त, क्षमा चाहता हूँ, मैं चलूँगा। सिर में दर्द हो रहा है और तुम जाना चाहते हो? नहीं, तुम यहीं विश्राम करो, मैं किसी कुशल वैद्य को बुलवाता हूँ। ना दोस्त, परेशान मत हो। मेरे सिर में प्राय ऐसा दर्द अक्सर हो जाया करता है जो अकेले घूमने पर ठीक भी हो जाता है। क्षमा करना, मुझे अकेले ही जाना होगा। कोई बात नहीं मित्र, विचित्र रोगों के तो निदान भी विचित्र ही होते हैं। तुम थोड़ा घूम आओ। राजा बृजवान के निकलते ही माधव सुरंग के रास्ते रूपवती के पास पहुंचा। ये लो अपनी अंगूठी। राजा तो इसे देखते ही बेचैन हो गया था और सिर दर्द का बहाना लेकर चला गया। तब तो वह फिर यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। तुम अब जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। वह यहाँ आएगा? खैर, माधव सुरंग के रास्ते वापस लौट गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद राजा बृजवान वहाँ पहुँचा। आइए महाराज, आपका स्वागत है। रूपवती, मैंने जो वह अंगूठी तुम्हें दी थी वह कहाँ? तुमने कहीं खो तो नहीं दी? आप तनिक विश्राम कीजिए राजन, यह शीतल पेय पीजिए। आखिर आते आप अंगूठी को लेकर इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नहीं रूपवती, विश्राम तो बाद में करूँगा। पहले वह अंगूठी तुम नहीं जानती मैं उस अंगूठी के कारण कितना परेशान हूँ। यदि ऐसा है तो लीजिए, वापस ले लीजिए अपनी ये अंगूठी। राजा विजवान अंगूठी रूपवती के पास देखकर हैरान रह गया। कमाल है, तुम्हारे पास तो है ये अंगूठी और मैं अभी ये अंगूठी अपने एक मित्र के हाथ में देख कर आ रहा हूँ। अंगूठी, आप तो नाहक ही परेशान हो रहे हैं। क्या दुनिया में एक जैसी दो अंगूठियाँ नहीं हो सकती? राजा असमंजस में पड़ गया। हो तो सकती हैं, मगर उसके हाथ में भी बिल्कुल ऐसी ही है। कमाल। अब आप ये अंगूठी का किस्सा छोड़िए। इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिए, ना मेरा हाल पूछा, ना अपना बताया, बस ये अंगूठी। तुम तो नाराज़ हो गई रूप, जाने दो ये बात आई गई हो गई। मगर एक सप्ताह के बाद ही माधव और अल फुरकान ने राजा बृजवान और उनके सभी बड़े दरबारियों को अपने महल में दावत का निमंत्रण दे दिया। महाराज, आप अपने सभी प्रमुख दरबारियों के साथ कल मेरे गरीब खाने पर रात के खाने के लिए आमंत्रित हैं। कृपया पधार कर मुझे सम्मान दें। ये तो ठीक है, मगर ख्वाजा, ये दावत किस खुशी में दी जा रही है? आपकी भाभी यानी हमारी बेगम अपने मायके से आई हैं। हमारी आपकी दोस्ती की खुशी में ही वे यह दावत दे रही हैं। वाह भाई ख्वाजा, भाभी का निमंत्रण हम कैसे टाल सकते हैं? हम ज़रूर आएंगे। यहाँ तक का काम तो रूपवती की योजना के अनुसार हो गया। अब कल चौथी शर्त भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन ख्वाजा अल फुरकान उर्फ माधव के महल में दावत का शानदार आयोजन हुआ। सभी अमीर, उमराव और प्रमुख दरबारी और स्वयं राजा विजवान भी दावत में उपस्थित थे। ये सब तो हुआ दोस्त, अब उनसे तो मिलवाओ जिनकी वजह से ये शानदार दावत खाने को मिली। जी हाँ, क्यों नहीं। और माधव पर्दे के पीछे से रूपवती को बाहर ले आया। दोस्त, लो मिल लो अपनी भाभी से, यही है हमारे घर की चांद। आदाब। आदाब। वाह, राजा विजवान के होश उड़ गए। ये ख्वाजा की बीवी है या रूप? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं रूपवती ने मुझे धोखा देने और परेशान करने की अपनी शर्त पूरी तो नहीं करती? कहीं उसने ख्वाजा से शादी तो नहीं कर ली? कहो मित्र, कैसी लगी तुम्हें हमारी बेगम?
बहुत ही सुंदर, तुम्हारी बेगम वाकई बहुत ही खूबसूरत है। फिर राजा बृषभान का दिल दावत में नहीं लगा। वह दावत खत्म होते ही रूपवती के महल की ओर चल दिया। थोड़ी देर और रुकते मित्र। नहीं ख्वाजा, कुछ बहुत ज़रूरी काम से मुझे जाना है, मैं कल फिर मिलूंगा तुमसे। रूपवती ने राजा को विदा लेते हुए देखा तो वह भी सुरंग के रास्ते से अपने महल की ओर चल पड़ी। राजा बृषभान जब रूपवती के महल में पहुंचे तो रूपवती अपने कपड़े बदलकर राजा के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी थी। आज हम बहुत परेशान हैं रूप, या तो तुम हमें धोखा दे रही हो या फिर आज चमत्कार हो गया। यह सहयोग नहीं हो सकता। क्या हुआ महाराज, आज तो आपके होश ही उड़े हुए हैं और मुझ पर भी धोखे का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बात ही ऐसी है रूप, मैं अभी अभी तुम्हें अपने मित्र के घर देख कर आ रहा हूँ। मुझे? आप कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं। बिल्कुल यही शक्ल, यही रूप, यही रंग, यही बाल, यही चाल, यही अदा, यही आवाज़। कमाल है। फिर क्या, वह मेरे दोस्त की बीवी है, पता नहीं क्या चक्कर है। आप राज्यकार की अधिकता से थक गए हैं, विश्राम करें, नाहक परेशान ना हो। एक शक्ल की दो औरतें हो सकती हैं नहीं महाराज? होने को तो क्या नहीं हो सकता रूप, पर एक एक तिल तक मिलता था। नहीं क्या लिखा है, क्या कह रहे हो महाराज, क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला वहाँ जाकर आपसे पहले यहाँ कैसे आ सकती हूँ? मैं तो आपके दोस्त को जानती तक नहीं। आप ही की नीयत बदल गई है महाराज, पहले अंगूठी और अब ये। आप पहरेदारों से पूछ लो अगर मैं बाहर गई हूँ तो। अरे अरे, तुम तो रोने लगी, मुझे क्षमा करो, मेरा मतलब ये नहीं था। पर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। ओह, आगे क्या हुआ? राजा वृषभान की परेशानियों का क्या अंत हुआ? क्या रूपवती अपनी शर्त पूरी कर पाई? उस बंजारे माधव का क्या हुआ? आदि सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ें गोयल कॉमिक्स का अगला अंक, चतुर राजकुमारी और चोर राजा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं गोयल कॉमिक्स और इस कॉमिक के अगले भाग, चतुर राजकुमारी और चोर राजा में। तब तक के लिए धन्यवाद।